नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 15 नवंबर। चले जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। इंजीनियरों के लिए निकाली गई 100 से ज्यादा वैकेंसी। नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन ने सिविल इंजीनियर के पद पर 80 और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के पद पर 20 वैकेंसी निकाली है। ये भर्तियां कॉन्ट्रैक्ट पर निकाली गई हैं। इच्छुक उम्मीदवार www.nbccindia.com पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, सिविल इंजीनियर को कम से कम 60% अंकों के साथ सिविल इंजीनियर में बीई, बीटेक, SC, ST और दिव्यांग उम्मीदवारों को मार्क्स में 5% की छूट मिलेगी। वहीं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को कम से कम 60% अंकों के साथ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बीई, बीटेक, SC, ST और दिव्यांग उम्मीदवारों को मार्क्स में 5% की छूट मिलेगी। बिहार के पर्यटन स्थल में मुंगेर के किला में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। लोग इस किले को मीर कासिम के किले के नाम से भी जानते हैं। इस किले का निर्माण कब हुआ, इसको लेकर संदेह है, क्योंकि कई इतिहासकार इसे महाभारत काल से भी जोड़ते हैं। पवित्र नदी गंगा के किनारे यह किला एक पहाड़ पर स्थित है। भारत के अन्य किलों की भांति यह किला भी अद्भुत वास्तुकला के लिए जाना जाता है। इस ऐतिहासिक संरचना का भ्रमण कर आप बिहार के अतीत को कुछ हद तक समझ सकते हैं। यह एक घेराबंद किला है जिसके चारों ओर 4 द्वार बने हुए हैं। यह किला 2 पहाड़ियों के साथ लगभग 222 एकड़ में फैला हुआ है। किले के अंदर प्रवेश करते ही आपको कई कब्रों और स्मारक दिखेंगे, जिसमें शाह सुजा का महल, पीर शाह का मकबरा, चंडी स्थान मंदिर शामिल है। शिक्षक नियोजन को लेकर सरकार ने जारी किया अपना आदेश। शिक्षक नियोजन को लेकर सरकार ने बड़ा आदेश जारी किया है, जिसके तहत शिक्षा विभाग ने सभी नियोजन इकाइयों को शिक्षक अभ्यर्थियों की मेधा सूची जिले की वेबसाइट पर अपलोड करने का निर्देश दिया है। इसके लिए निदेशक प्राथमिक शिक्षा डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को पत्र जारी कर दिया है। पत्र में साफ तौर पर कहा गया है कि पटना हाईकोर्ट ने वर्ग 1 से लेकर 5 तक के अभ्यर्थियों की मेधा सूची में DLED और BEd योग्यताधारी अभ्यर्थियों को एक साथ सम्मिलित करते हुए मेधा सूची तैयार करने एवं नियुक्ति की कार्रवाई करने का आदेश जारी किया है। अदालत के आदेश के अनुपालन में सभी नियोजन इकाइयों को निर्देश दे दिया गया है कि संबंधित सभी नियोजन इकाई वर्ग 1 से लेकर 5 तक के अभ्यर्थियों के संयुक्त रूप से तैयार किए गए मेधा सूची को 28 नवंबर 2020 तक संबंधित जिला के वेबसाइट पर अपलोड कर दें। बिहार में बंगाल की तरह लोकल ट्रेन का परिचालन होगा शुरू। बिहार दैनिक यात्री संघ ने लोकल ट्रेन की संख्या बढ़ाने की मांग की है, जिसके तहत दैनिक यात्रियों की परेशानी खत्म होने वाली है। संघ ने साफ कहा है कि जिस तरह रेलवे मंत्रालय के आदेशानुसार पश्चिम बंगाल में लोकल ट्रेन सुबह 8 से 11 बजे तक और शाम 4 बजे से 8:30 बजे तक चलाई जाती है, उसी तरह राज्य में भी लोकल ट्रेनों का परिचालन सुबह 8 से 11 बजे तक और शाम 4:30 से 8:30 बजे तक करवाया जाए। संघ के महासचिव नंदकिशोर प्रसाद ने इस बात की जानकारी दी है और कहा है कि सवारी गाड़ियों की कमी से निजी कर्मचारी, मजदूर, सब्जी, दूध बेचने वाले यात्री, मरीज, महिलाओं और दैनिक यात्रियों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। मिली जानकारी के अनुसार अध्यक्ष वीरेंद्र शर्मा, मुख्य संरक्षक मंजुल कुमार दास, KB रॉय, महेंद्र प्रसाद और अन्य लोगों की उपस्थिति में उक्त फैसला सुनाया गया है। बिहार में कोरोना के मिले 500 से ज्यादा मामले। बिहार में कोरोना प्रभावितों की संख्या में गिरावट देखने को मिल रही है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 588 मरीजों की पुष्टि की गई है, जिसके बाद प्रभावितों की संख्या बढ़कर 2,26,669 पर पहुंच गई है। अगर हम सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों की संख्या की बात करें तो राजधानी पटना में 184 मामले सामने आए हैं, वहीं भागलपुर में 38 मामले सामने आए हैं। बिहार में अगले 5 दिनों तक मौसम रहेगा शुष्क। बिहार में पिछले कई दिनों से मौसम पूरी तरीके से शुष्क नजर आ रहा है, जिसके बाद दिन और रात में तापमान में थोड़ी उतार चढ़ाव देखने को मिल रही है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो अगले 24 घंटे के दौरान मौसम शुष्क बना रहेगा। मौसम वैज्ञानिक अमित सिन्हा का कहना है कि बिहार में मौसम में बहने वाली हवा की दिशा पश्चिम और उत्तर पश्चिमी दिशा में बनी हुई है, जिसके चलते अधिकतम और न्यूनतम तापमान में उतार चढ़ाव का दौर लगातार जारी है। जिसके बाद राज्य के 14 शहरों की सूची में सर्वाधिक अधिकतम तापमान 33.5 डिग्री सेंटीग्रेड सुपौल में और सबसे कम न्यूनतम तापमान 13.5 डिग्री दर्ज किया गया है। मौसम वैज्ञानिक की माने तो अगले 5 दिन तक किसी बदलाव की संभावना नहीं है। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे दलेर मेहंदी की। दलेर मेहंदी भारत में बॉलीवुड में जाना माना नाम है, जिनका जन्म बिहार की राजधानी पटना में 18 अगस्त 1967 को हुआ था। पेशे से गायक, संगीत निर्माता, गीत लेखक भी हैं, जिन्होंने फोक, रॉक एंड पॉप, भांगड़ा संगीत गाया है। उनका असली नाम दिलेर सिंह है, लेकिन संगीत की दुनिया में इनको दलेर मेहंदी के नाम से जाना जाता है। दलेर मेहंदी एक भारत गायक, संगीत लेखक और म्यूजिक निर्माता भी है। दलेर मेहंदी का नाता एक ऐसे परिवार से है जिसमें हमेशा से गायकों की भरमार रही है। दलेर मेहंदी ने
ने अपनी बुलंद आवाज से सारे संगीत को दुनिया भर में लोकप्रिय बना दिया है। इसके साथ ही बॉलीवुड संगीत का पूरा श्रेय भी इन्हें जाता है। आपको बता दें, दलेर मेहंदी का पहला गाना जिसने खूब सुर्खियां बटोरी थी वो है बोलो तारारारा। पटना में एक और कोरोना वैक्सीन का शुरू हुआ ट्रायल। पूरे देश में वर्तमान समय में कोविड-19 की परेशानी चल रही है। बिहार में भी कोविड-19 के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसी बीच कोविड-19 से निपटने के लिए वैज्ञानिक लगातार वैक्सीन बनाने में जुटे हुए हैं, लेकिन अब तक सफलता नहीं मिली है। पटना एम्स में भी कोविड-19 के वैक्सीन को लेकर ट्रायल जारी है। आईसीएमआर और भारत बायोटेक द्वारा तैयार वैक्सीन के मानव परीक्षण के 2 चरण को समाप्ति के बाद वैक्सीन के लिए यह तैयारी चल रही है। 16 नवंबर से भारतीय कंपनी बायोलॉजिकल की तरफ से बनाए गए वैक्सीन का प्रयोग पहले चरण के तहत शुरू किया जाएगा, जिसके लिए एम्स पटना ने मोबाइल नंबर जारी कर दिया है। इसके तहत अब कोई भी 9471408832 पर कॉल करके संपर्क कर सकते हैं, साथ ही ट्रायल का हिस्सा बन सकते हैं। बीपीएससी की 31वीं जुडिशियल सर्विस एग्जाम शेड्यूल हुई जारी। बिहार लोक सेवा आयोग ने 31वीं न्यायिक सेवा परीक्षा 2020 के लिए परीक्षा शेड्यूल जारी कर दिया है। बीपीएससी 31वीं न्यायिक सेवा परीक्षा 6 दिसंबर को अब आयोजित की जाएगी। परीक्षा जब आयोजित की जाएगी तब सामान्य अध्ययन का पेपर पहली शिफ्ट में सुबह 11:30 से दोपहर 1 बजे तक और दूसरा पेपर 2 से 4 बजे तक आयोजित किया जाएगा। आपको बता दें, परीक्षा में सभी प्रश्न ऑब्जेक्टिव होंगे। बीपीएससी 30 नवंबर को 31वीं न्यायिक सेवा परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी करेगा। के साथ ही एडमिट कार्ड आधिकारिक वेबसाइट बीपीएससी के bpsc.pis.nic.in पर जाकर डाउनलोड कर सकेंगे। इसके लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट से हॉल टिकट डाउनलोड करने के लिए अपने पंजीकरण नंबर और पासवर्ड एंटर कर एडमिट कार्ड लिंक पर क्लिक करना होगा। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज है, जिसके तहत 1986 में देश की महिला टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा का जन्म आज ही के दिन हुआ था। 1830 में समाज सुधारक राजा राजमोहन रॉय आज ही के दिन इंग्लैंड रवाना हुए थे। 1889 में पूर्व दिग्गज भारतीय खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर ने पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट करियर का आगाज किया था। उन्होंने आखिरी टेस्ट 14 नवंबर 2013 को वेस्ट इंडीज में खेला था। साल 2000 में झारखंड भारत का 28वां राज्य बना था। 2007 में बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न हुए 4 चक्रवात सेट बांग्लादेश के तटीय जिलों की तरफ बढ़े थे। महागठबंधन की उम्मीदों पर हम और वीआईपी ने फेरा पानी। बिहार विधानसभा चुनाव के चुनाव परिणामों के बाद एनडीए की तरफ से नई सरकार बनाने की कवायद की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ जोड़ तोड़ की सियासत शुरू हो गई है। महागठबंधन को लगता है कि अभी भी उनके पास सरकार बनाने की संभावना मौजूद है और अगर उनके पुराने साथी जीतन राम मांझी और विकासशील इंसान पार्टी अगर उन्हें सपोर्ट कर दे तो सरकार बनाई जा सकती है। हालांकि जीतन राम मांझी ने सभी कयासों पर विराम लगाते हुए साफ कह दिया है कि कुछ भी हो जाए नीतीश कुमार के साथ बने रहेंगे। इसके साथ ही विकासशील इंसान पार्टी के मुकेश सहनी ने भी साफ कर दिया है कि पहले तेजस्वी यादव ने उन्हें धोखा दिया था और अब उप मुख्यमंत्री बनाने का ऑफर दे रहे हैं। राजद ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर साधा निशाना। राष्ट्रीय जनता दल ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा है, जिसके तहत उन्होंने बीते दिन आरोप लगाते हुए कहा कि वो अगर काम करते तो उन्हें छल नहीं करना पड़ता और भाजपा को अपनी बैसाखी नहीं बनानी पड़ती। जिसके तहत राजद की तरफ से ट्वीट कर कहा गया है कि नीतीश जी बार बार दोहराते हैं कि हम सिर्फ काम करते हैं और पूरे बिहार के नागरिक यह सोच सोचकर परेशान होते हैं कि नीतीश जी कौन सा काम करते हैं, कहां और कब काम करते हैं। नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए राजद ने आगे कहा कि अगर वो काम करते हैं तो जीतने के लिए छल नहीं करना पड़ता। पंचायती राज विभाग में अंकेक्षक के लिए 18 तक आवेदन करने की मिली छूट। पंचायती राज विभाग में बिहार पंचायत अंकेक्षक सेवा ने अभ्यर्थियों के लिए संभावनाओं के रास्ते खोल दिए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप अंकेक्षक बनने के लिए आवेदन की प्रक्रिया के लिए 18 नवंबर तक का समय दिया गया है। आपको बता दें, 373 पदों पर नियुक्ति के लिए जारी किए गए विज्ञापन में अनारक्षित के लिए 150, आर्थिक रूप से कमजोर को 37, SC/ST को 13, TVC को 67, BC को 45, BC महिलाओं को 11 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। इसके अलावा स्वतंत्रता सेनानियों के पोता पोती नाती नतनी के लिए 7 सीटें रखी गई हैं। वहीं दिव्यांगों के लिए 15 पद सुरक्षित है। आवेदन के लिए सामान्य भर्ती के लिए 600 रुपए, आरक्षित श्रेणी के लिए 150 रुपए शुल्क रखे गए हैं। आपको बता दें, बीपीएससी ने अंकेक्षक नियुक्ति के लिए 3 चरणों में परीक्षा देने का ऐलान किया है। यह प्रारंभिक लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर लिए जाएंगे। मुख्यमंत्री उम्मीदवार को लेकर साथ ही नई सरकार के गठन को लेकर एनडीए की अहम बैठक होगी आज। बिहार में नई सरकार के गठन को लेकर एनडीए के चारों घटक दल जदयू, भाजपा, हम और वीआईपी के विधानमंडल दल की बैठक आज होने वाली है, जिसमें नेता का चयन होगा। शुक्रवार को राजधानी पटना में एक अन्य मार्ग पर चारों दलों की बैठक के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद एनडीए की इस बैठक के बारे में मीडिया को जानकारी दे दी थी। उन्होंने बताया था कि 15 नवंबर को दोपहर 12:30 बजे एनडीए के चारों दलों के विधानमंडल दल की संयुक्त बैठक होगी। इसमें एनडीए
विधानमंडल दल के नेता का चुनाव होगा। साथ ही सरकार गठन को लेकर सारे निर्णय इसी बैठक में लिए जाएंगे। इतना ही नहीं, 15 को ही राज्यपाल को समर्थन पत्र सौंपा जाएगा। मिली जानकारी के अनुसार इस बैठक में यह दल एनडीए के चुने जाने वाले नेता के नाम पर चर्चा करेंगे। साथ ही उनके नेतृत्व में सरकार गठन के लिए राज्यपाल को सौंपे जाने वाला पत्र भी तैयार करेंगे। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में 25 नवंबर से होगी पीजी की परीक्षा। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में शैक्षणिक कार्य काफी पीछे चल रहा है। कोविड-19 और चुनाव को लेकर शैक्षणिक व्यवस्था पर बुरा प्रभाव देखने को मिला है। फिलहाल यहां नामांकन की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन पुराने छात्रों को नियमित करने के लिए परीक्षा की तैयारी की जा रही है। विश्वविद्यालय की तरफ से कैलेंडर को पटरी पर लाने के लिए सभी प्रमुख परीक्षाओं की तारीख जारी कर दी गई है, जिसके तहत 25 नवंबर से पीजी की परीक्षाएं शुरू होने वाली है। स्नातक स्तर की परीक्षाएं 5 जनवरी से शुरू हो रही हैं। विश्वविद्यालय की तरफ से जारी परीक्षा कैलेंडर के अनुसार स्नातक, पीजी एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रम के सभी कोर्स की परीक्षाओं की तारीख जारी की गई है। मुख्य परीक्षा 25 नवंबर से शुरू होगी, जो कि 21 जनवरी तक जारी रहेगी। परीक्षा जल्द खत्म करने को लेकर 2 पेपर की परीक्षाओं के बीच में गैप या 1 या 2 दिन ही दिए जाएंगे या फिर नहीं दिए जाएंगे। पटना में एक दिया शहीदों के नाम कार्यक्रम का हुआ आयोजन। राजधानी के कारगिल चौक पर एक दिया शहीदों के नाम कार्यक्रम का आयोजन बीते दिन करवाया गया था, जिसमें बिहार भाजपा के नेता मंत्री प्रेम कुमार और प्रमोद कुमार ने हिस्सा लिया था। साथ ही शहीदों के नाम उन्होंने दिए भी जलाए थे। इस अवसर पर भाजपा विधायक अरुण सिंह, जदयू नेता कमल ने पटना सहित कई भाजपा और जदयू के नेताओं ने दिया जलाकर वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दी, साथ ही नमन भी किया। भाजपा नेता प्रेम कुमार ने बताया कि प्रधानमंत्री के आह्वान पर बीते दिन सीमा पर शहीद होने वाले वीर शहीदों को एक दिया जलाकर हमने श्रद्धांजलि दी है, जो भारत माता के सच्चे सपूत हैं और भारत माता की रक्षा करने के लिए अपनी कुर्बानी दे गए हैं। जदयू ने भाजपा पर चिराग पासवान के खिलाफ कदम उठाने के लिए बढ़ाया दबाव। चिराग पासवान के लिए बहुत मुश्किलें बढ़ने वाली है, क्योंकि अब जदयू ने भाजपा पर दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया है। मिली जानकारी के अनुसार लोजपा ने जिस तरह से जदयू कैंडिडेट के खिलाफ उम्मीदवार देकर हराने का काम किया है, इसको लेकर जदयू अब आक्रामक हो गई है। जदयू अब खुलकर भाजपा पर दबाव बनाने का काम कर रही है। कुछ दिनों पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चिराग का नाम लिए बगैर चिराग पर निशाना साधते हुए कहा था कि भाजपा को इन सारी बातों की समीक्षा करने की जरूरत है। इसके बाद बीते दिन जदयू के वरिष्ठ नेता विजय चौधरी ने यह कहकर स्पष्ट कर दिया कि भाजपा लोजपा पर सख्ती दिखाए। उन्होंने सीधे तौर पर लोजपा सुप्रीमो चिराग पासवान पर कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा है कि नतीजे अपेक्षा के अनुरूप नहीं आए हैं। इस बार लोजपा ने जदयू उम्मीदवारों को हराने का काम किया है। बिहार के 6 उम्मीदवारों के दोबारा मतगणना के आवेदन हुए खारिज। भारत निर्वाचन आयोग ने हाल ही में बिहार विधानसभा चुनाव में दोबारा मतगणना की मांग करने वाले उम्मीदवार के आवेदन को रद्द कर दिया है। निर्वाचन आयोग की माने तो 11 सीटें ऐसी हैं जहां जीत और हार के बीच का अंतर 1000 वोट से भी कम था। 11 उम्मीदवार में से 6 मतगणना से संतुष्ट नहीं थे और उन्होंने रिटर्निंग अधिकारियों के फैसले की चुनौती दे दी थी, जिसके बाद 10 नवंबर को ही अपने मीडिया ब्रीफिंग के दौरान चुनाव आयोग ने दोबारा मतगणना के लिए नियम के बारे में स्पष्ट बताया था। साथ ही यह भी बताया था कि यदि रिजेक्टेड पोस्टल बैलेट वोटों की संख्या जीत और हार के बीच अंतर से कम है तो दोबारा मतगणना कराई जा सकती है। जिसके बाद शक्ति सिंह यादव ने चुनाव आयोग से ईवीएम, वीवीपैट और डाक मतपत्रों की दोबारा मतगणना की मांग की थी। वो जनता दल यूनाइटेड के कृष्ण मुरारी शरण से केवल 12 वोट के अंतर से हार गए थे। तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भाजपा का बैसाखी बनने के पीछे की मांगी वजह। बिहार विधानसभा चुनाव के बाद राजद के आरोप थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। राजद ने हाल ही में ट्वीट जारी करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा है, जिसके तहत राजद ने ट्वीट कर कहा कि नीतीश जी बार बार दोहराते रहते हैं कि हम सिर्फ काम करते रहते हैं और पूरे बिहार के नागरिक सोच कर परेशान हो जाते हैं कि कौन सा काम करते हैं, कब कब काम करते हैं। अगर काम करते हैं तो जीतने के लिए छल क्यों करना पड़ता है, भाजपा को बैसाखी क्यों बनाना पड़ता है, चुनाव में नकारे क्यों जाते हैं। आपको बता दें, तेजस्वी यादव लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते नजर आए हैं। अखिलेश ने बिहार चुनाव नतीजों पर उठाए सवाल। पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों पर सवाल उठाया है, जिसके तहत उन्होंने शनिवार को इटावा में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि महागठबंधन को जनता ने समर्थन दिया है। पूरा समर्थन जनता का उनके साथ हर सीट पर लगभग जीत गया है। इतना ही बड़ा धोखा लोकतंत्र में किसी के साथ नहीं हुआ होगा जितना बड़ा धोखा भाजपा ने वहां के लोगों के साथ किया है और महागठबंधन को बेईमानी से हराया है। उन्होंने यह भी कहा कि बिहार में चुनाव भाजपा के मशीनरी का दुरुपयोग करके जीता गया है और जीतेंगे भी क्यों नहीं, प्रशासनिक अधिकारी खुद वोट मांग रहे थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को दी श्रद्धांजलि। बीते दिन दिवाली के साथ साथ बाल दिवस
भी पूरे देश में मनाया गया, जिसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस दौरान उनके साथ जदयू के अन्य नेता भी मौजूद रहे। इसके साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की जयंती को लेकर पटना जिला प्रशासन की तरफ से स्टेशन गोलंबर पर राज्य के समारोह का आयोजन किया गया था। पटना डीएम कुमार रवि सहित कई अधिकारी ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर पूर्व प्रधानमंत्री को याद किया। आकाश चोपड़ा ने गौतम गंभीर से पूछे सवाल। आईपीएल का सीजन अब खत्म हो चुका है। हालांकि आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खराब प्रदर्शन को लेकर के भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज गौतम गंभीर ने विराट कोहली की कप्तानी पर सवाल उठाए थे, जिसके बाद अब हिंदी कमेंटेटर आकाश चोपड़ा ने विराट कोहली का पक्ष लिया है। आकाश चोपड़ा ने कहा है कि गौतम गंभीर को लगता है कि रोहित शर्मा को भारतीय टी20 टीम की कप्तानी न बनाया जाना देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि रोहित आईपीएल के सबसे सफल कप्तान है। लेकिन मेरा एक सवाल है कि क्या अगर रोहित शर्मा को आरसीबी की टीम दी जाती जो कि विराट कोहली के पास थी, तो क्या वो मुंबई की तरह 5 टाइटल में से 2 या 3 या 4 टाइटल जीत पाते? रोहित कप्तान के तौर पर लाजवाब है, मुझे वो पसंद है, लेकिन क्या मुंबई इंडियंस की सफलता भारत के बराबर है? यह मेरा सवाल है। सिर्फ अगर कोहली की टीम बढ़िया नहीं करती है, इसका मतलब ये नहीं कि इसमें कोहली की गलती है। भारत में पबजी लॉन्च होने के लिए है तैयार। भारत में पबजी यूजर के लिए खुशखबरी। भारत सरकार की तरफ से यूजर डेटा की सिक्योरिटी और प्राइवेसी को लेकर भारत में प्रतिबंधित किया गया पबजी गेम अब एक नए रूप में भारतीय बाजार में वापसी की तैयारी में जुट गया है। गुरुवार को पबजी कॉर्पोरेशन ने कहा है कि भारत में नया गेम पबजी मोबाइल इंडिया लॉन्च किया जाएगा। बता दें कि बीते दिनों भारत सरकार ने यूजर डेटा की सिक्योरिटी और प्राइवेसी पर चिंता जाहिर की थी और कई सारे चाइनीज ऐप्स पर बैन लगा दिया था। बैन किए गए ऐप्स की लिस्ट में भारत में खासा पसंद किए जाने वाला गेम पबजी भी शामिल था, जिसे चाइनीज कंपनी टेंसेंट से पार्टनरशिप के चलते बैन किया गया था। दीपिका पादुकोण ने पति रणवीर सिंह के साथ शेयर की तस्वीर। दीपिका पादुकोण रणवीर सिंह ने बीते दिन शादी के अपने दूसरी सालगिरह मनाई है। वहीं इस मौके पर दीपिका ने रणवीर के साथ फोटो शेयर करते हुए एक स्पेशल मैसेज लिखा, जिसके तहत उन्होंने फोटो शेयर करते हुए लिखा, एक फली में 2 मटर, हैप्पी एनिवर्सरी, तुम मुझे पूरा करते हो। बता दें कि दीपिका और रणवीर ने 14 नवंबर 2018 को इटली में शादी की थी। दोनों ने सिंधी और कोंकणी रीति रिवाज से शादी की थी। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण ने रामलीला, पद्मावत और बाजीराव मस्तानी जैसी फिल्मों में साथ में काम किया है। इनकी प्रेम कहानी रामलीला के दौरान शुरू हुई थी। दीपिका और रणवीर दोनों फिल्म 83 में साथ नजर आने वाले हैं। इस फिल्म में रणवीर कपिल देव का किरदार निभा रहे हैं। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 14 नवंबर को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 49,950 रुपए था। वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 50,950 रुपए था। वहीं अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 63,300 रुपए था। इसके अलावा राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 83.82 रुपए प्रति लीटर थी। वहीं डीजल 76.10 रुपए प्रति लीटर था। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है बबलू कुमार शर्मा, संदीप कुमार, अजय कुमार यादव, विकास कुमार, सुरेश शाह, विकास कुमार, विवेक कुमार सिंह, प्रियंका भारती, नेहा सिंह, विकास कुमार, बंधु झा, रणधीर कुमार पासवान, चंदन कुमार, विवेक कुमार सिंह, रविंद्र पासवान, मनोज कुमार, विजय यादव, सुदामा यादव। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे। हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चले बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार आज होने वाले एनडीए की बैठक में मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवारी भाजपा जदयू में से किस पार्टी के उम्मीदवार को मिलनी चाहिए? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारे YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारा Facebook पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।